Alright, let's start. हमने यूनिट 1B की एक्सप्लेनेशन वी वर ऑलरेडी डूइंग लास्ट टाइम एंड वी वर ऑलमोस्ट डन। एंड एक चीज़ और याद रखें, एक्सप्लेनेशन एक हद तक ही होती है जितना बंदा एक्सप्लेनेशन में समझाता है, उसके बाद पास पेपर्स के थ्रू कॉन्स्टेंट लर्निंग होती है। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल कि पास पेपर्स के अगर 100 सवाल आते हैं तो उसमें हर चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में पहले से बता दी जाए। बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में ऐसी होती हैं जो सवालात करने के साथ साथ सीखी जाती हैं, तो वो सवालात के साथ भी स्किल डेवलपमेंट अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आज एक्सप्लेनेशन के बाद मैं कुछ सवालात पास पेपर्स के कराऊंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने भी उसके बाद मजीद पास पेपर्स के सवालात करने होंगे, सो दैट आप लोग जो है वो जब सवालात करेंगे देन यूल अटेम्प्ट एंड देन यूल रियलाइज कि कहाँ वेयर यू लैकिंग, कहाँ मसला आ रहा है। फिर जब उसको समझाऊंगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह केटर हो जाएंगी, थिंग्स वुड बी बेटर देन इंशाल्लाह। तो हम यहाँ बात करते हैं, Ali and Ahmed starts a business with a total investment of $50,000. The investments are in the ratio 3:2. How much money is invested by Ahmed? अब देखिए, रेशियो को सवालात मुख्तलिफ तरीके से आते हैं, बट रेशियो में द यूनिटरी अप्रोच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। मतलब पार्ट्स, रेशियो का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से हिस्से करना। कहते हैं ना, जब जैसे डिसीज्ड की जो प्रॉपर्टी तकसीम होती है, विरासत जिसे कहते हैं उर्दू में, सो एवरी डॉटर, जो लड़की होती है उसको एक हिस्सा मिलता है, और जो लड़का होता है उसको विरासत में से 2 हिस्से मिलते हैं, जो शरीयत का हुक्म है। तो लेट्स सपोज इफ देयर आर 5 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, तो 2 ब्रदर्स के 2 हिस्से होंगे 2:2, और तीनों बहनों के एक एक हिस्से होंगे। तो ऑल टुगेदर ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2 + 2 + 1 + 1 + 1, 4 + 3 7, 7 पार्ट्स हो जाएंगे ऑल टुगेदर, 7 पार्ट्स। फिर जितनी भी अमाउंट होगी उसको, जितनी भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 करके, और पूछा जाए पहले भाई और दूसरे भाई को, भाइयों को कितने पैसे मिलेंगे। तो व्हाट एवर द वैल्यूएशन इज, लेट्स सपोज 7 लाख रुपए अब्बा ने छोड़े, तो 700,000 डिवाइडेड बाय 7, हर हिस्सा 1 लाख रुपए का है। तो जो 2 भाई हैं उनको तो 2 हिस्से मिलने हैं, तो 2-2 लाख। 1 लाख एक हिस्से की वैल्यू, 2 हिस्से की वैल्यू 2 लाख। तो 2 लाख पहले भाई को, 2 लाख दूसरे भाई को, और तीनों बहनों को 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इस तरह 7 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रेशो पार्ट्स होते हैं, हिस्से, कितने हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अली एंड अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया और टोटल इन्वेस्टमेंट $50,000 थी। दोनों ने मिला के $50,000 इन्वेस्ट किए थे। अब इसमें अली ने कितने इन्वेस्ट किए, अहमद ने कितने इन्वेस्ट किए, इसका कुछ पता नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसने रेशो दे दिया, देयर इन्वेस्टमेंट्स आर इन द रेशो 3:2। तो अब मैं अगर यहाँ पर आपके सामने लिखूं उसको कि भाई अली है और अहमद है, इसके 3 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से, रेशो दिया हुआ है 3:2। इसका मतलब 3 हिस्से अली ने इन्वेस्ट किए, 2 हिस्से अहमद ने इन्वेस्ट किए। ऑल टुगेदर देयर आर 5 पार्ट्स, आउट ऑफ विच 3 has been invested by Ali and 2 has been invested by Ahmed। तो मैं सबसे पहले इनका टोटल करता हूँ कि टोटल कितना बन गया भाई। तो मैंने कहा टोटल पार्ट्स आ गए 5, 3 + 2, 5 पार्ट्स हो गए। अब आप ये देखें कि आपको सवाल में क्या दिया है। तो सवाल में उसने कहा है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $50,000। तो टोटल पार्ट्स हैं 5 और टोटल इन्वेस्टमेंट है $50,000। तो पता चला 5 पार्ट्स की वैल्यू $50,000। अच्छा, बाजों का अलग तरीके से भी दिया होता है भाई, अली के 3 हिस्से थे इन्वेस्टमेंट, अली एंड अहमद की इन्वेस्टमेंट के रेशो 3:2 थे। अली ने इतने पैसे लगाए हैं, बताओ अहमद ने कितने लगाए होंगे, या बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई होगी। तो अगर अली की अमाउंट दी हुई होती ना, तो हम समझ जाते कि 3 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई, तो जो भी वैल्यू दी होती है उसको 3 से डिवाइड करके 1 पार्ट की वैल्यू निकालता, अगर अली की इन्वेस्टमेंट दी हुई होती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, लिखा हुआ भी है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो दैट मींस टोटल पार्ट से 50,000 को डिवाइड करेंगे। तो दिस मींस 50,000
इज द टोटल अमाउंट, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं बाय 5 तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। और अगर मुझे अहमद की अमाउंट निकालनी है तो पहले मैं समझाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, $10,000 हो गया पर पार्ट। और मुझे कहा जा रहा है कि बताओ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अहमद कितनी है। देन वी हैव टू चेक आउट अहमद के पार्ट्स कितने। तो अहमद हैज इन्वेस्टेड 2 parts and value of each part is 10,000. So I am going to multiply for finding the Ahmad's amount. I will multiply 10,000 by 2. This means Ahmed has invested $20,000. जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि रेशो में इसी तरह हम डिवाइड करते हैं, लेकिन इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि अगर टोटल अमाउंट दी हुई है तो टोटल पार्ट से डिवाइड होगी। लेट सपोज अली ने लिखा होता कि अली ने 30,000 इन्वेस्ट किए, बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी। तो अली ने क्योंकि 3 पार्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट 30,000 है तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 3 करता, तो एक पार्ट की वैल्यू फिर से 10,000 आ जाती। फिर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो 5 पार्ट्स हैं, तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड 10,000 बाय 5, देन आई वुड हैव गॉट द अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 50,000। तो ये हो सकता है कि कोई एक अमाउंट बताई हुई हो और दूसरी निकालनी हो, लेकिन जो अमाउंट हमें पता चल गई है, द अमाउंट दैट हैज बीन टोल्ड बाय द एग्जामिनर, वी हैव टू चेक आउट कि उसके पार्ट्स कितने, फिर उतने पार्ट से उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू आ गई तो उसके बाद सब मामला हल हो गया। अच्छा, बात होगा इतना भी होता है डिफरेंस, the difference between Ali's and Ahmed's investment is $10,000। डिफरेंस की बात कर देता हूं कि अली और अहमद की अमाउंट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 10,000 का है। तो आपने कहा अली और अहमद की इन्वेस्टमेंट में पार्ट्स में कितना डिफरेंस है, तो आपने कहा 3 - 2, 1 पार्ट का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 1 पार्ट। और एग्जामिनर कह रहा है कि इनकी अमाउंट का डिफरेंस है $10,000। तो आप समझ जाते हैं कि पार्ट्स के लिहाज से डिफरेंस एक पार्ट का है, अमाउंट के लिहाज से डिफरेंस 10,000 का है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू 10,000। अच्छा, डिफरेंस के लिहाज से 2 पार्ट्स का डिफरेंस होता और अमाउंट के लिहाज से 30,000 का डिफरेंस होता। ये ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 30,000 डिवाइड बाय 2 करता तो मुझे पता चल जाता कि एक पार्ट की वैल्यू 15,000 है। तो बाज औकात किसी एक की इन्वेस्टमेंट दी होती है, बाज औकात दूसरे की दी होती है, बाज औकात टोटल दी हुई होती है, बाज औकात डिफरेंस भी दिया हुआ होता है। तो जो भी दिया हुआ होता है उसके पार्ट्स निकालने होंगे। डिफरेंस दिया हुआ होगा तो डिफरेंस के पार्ट्स निकालेंगे और डिफरेंट की वैल्यू से डिफरेंट के पार्ट्स को डिवाइड करके एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। असल यहाँ पर जो लॉजिक है ना वो ये कि आपने 1 पार्ट की वैल्यू किसी ना किसी तरह डिटरमिन करनी है। एक दफा आपने 1 पार्ट की वैल्यू डिटरमिन कर ली, एक पार्ट की वैल्यू डिटरमिन कर ली, तो उसके बाद फिर आप जो है वो कुछ भी निकाल सकते हैं जो एग्जामिनर ने मांगा है। और यूजुअली ये P1 में आ रहा होता है बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इजीली मैनेजेबल एज वेल। तो ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह कि कितने आसानी से आपका सवाल हो जाता है। तो ये मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो इतनी सारी बातें भी मैंने बताई हैं वो समझ में आ रही हैं और ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। छोटा सा डिफरेंस है, सॉरी छोटा सा एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल है छोटा सा। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है सब कुछ?
All right. Example number 2. Ali and Ammar invests in a business in the ratio 2:5. अली और अम्मार ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की और जो उनके रेशो थे दैट वाज 2:5. द बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 140,000. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थी, मतलब अली ने 2 हिस्से इन्वेस्ट किए थे एंड अम्मार इन्वेस्टेड 5 पार्ट्स. 2 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स, ऑल टुगेदर हाउ मेनी पार्ट्स? तो हमने पहले निकाल लिया भाई, 2 + 5 = 7 पार्ट्स. टोटल पार्ट 7 है. ये टोटल ना अपने पास लिख लिया करें. अली के 2 पार्ट्स हैं, अम्मार के 5 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट 7 है. आगे आ जाए. The business has made a profit of $140,000 at the end of year 1. Calculate the difference in the profits that each one of them received. अब टोटल प्रॉफिट हमारे सामने दिया हुआ है 140,000. तो मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि आपने किसी ना किसी तरह 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी होती है. ये सबसे बुनियादी फलसफा है रेशो को डील करने का. द मेन बॉटम लाइन इज दिस. whenever you have been given an amount, you need to see that amount is how many parts, and using the amount and the given parts you can find the per part value. This is the bottom line. This is what you have to do in every ratio question. तो यहाँ मुझे पता चला कि ये जो प्रॉफिट है 140,000 ये बिजनेस का प्रॉफिट है. तो दिस मीन्स दिस इज द टोटल प्रॉफिट. दिस इज द total profit. अब total profit is $140,000 and total parts are 7 parts. तो यहां से पर पार्ट वैल्यू पहले निकाल लें. तो आपने कहा 140,000 divided by 7 is equals to $20,000. $20,000. दिस इज द पर पार्ट वैल्यू. तो आप लिख दें $20,000 पर पार्ट अपने कन्वीनियंस के लिए. अब आपको चाहिए क्या, ये देखें. अब कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स दैट ईच वन ऑफ देम रिसीव्ड. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस. इसको जरा हाईलाइट करें कि हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस, तो अब एक लॉजिक बच्चा कहता है कि सर पहले काम करते हैं, ये देख लेते हैं अली को कितना प्रॉफिट मिला, फिर देख लेते हैं अम्मार को कितना प्रॉफिट मिला, फिर दोनों को माइनस कर देंगे. नाउ दिस इज द लॉन्ग मेथड. दिस इज नॉट द स्मार्ट अप्रोच. व्हाट कुड बी द स्मार्ट अप्रोच? पर पार्ट वैल्यू पता चल गई है. कैन समवन टेल मी व्हाट द स्मार्ट अप्रोच हियर विल बी? You can participate on chat, or you can turn on your mic and answer as well. What could be the smart approach here? How can we directly find the difference in the profit that each one of them received? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये थोड़ा डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बताया था और ये एग्जाम्पल में मौजूद है. हर पार्ट की वैल्यू आ गई $20,000. अब मुझे निकालना है दोनों अली और अम्मार को जो प्रॉफिट मिला उसमें डिफरेंस कितना था. ये नहीं बोला कि अली को कितना प्रॉफिट मिला, अम्मार को कितना मिला. ये बोला उन दोनों को जो प्रॉफिट मिला होगा उसका डिफरेंस कितना था. तो एक अप्रोच तो ये थी. यस अबू बकर. Would it be fine doing, so basically you do like 5 minus 2, which is 3, and then 20,000 times 3, you find out the difference. Very good, perfect. This is the smartest approach. Okay, because you have to find the difference in the profits, first let's find the difference in the parts. तो difference of parts अगर हम देख लें, difference अगर मैं parts के लिहाज से देख लूं, तो अली और अम्मार के जो पार्ट्स के लिहाज से डिफरेंस है दैट इज 5 - 2. एक ने 5 पार्ट्स की इन्वेस्टमेंट की और एक ने 2 पार्ट्स की इन्वेस्टमेंट की. तो इनके डिफरेंस जो पार्ट्स की इन्वेस्टमेंट में जो द डिफरेंस दैट इन पार्ट्स इज 3 पार्ट्स. नाउ वी नो पर पार्ट वैल्यू is $20,000. So if we have to find the difference in dollars, then we know differences of 3 parts and every part is of $20,000. So we are going to multiply 20,000
by 3. Every part is 20,000 and there are 3 parts difference. The difference in dollars would be $60,000. This is going to be your final answer. Now this is method 1, which is the smart approach, and this is the shortcut. And if someone is opting method 2, then what will that person do? That person will first find the profit of Ali. So Ali has invested 2 parts. So 20,000 is per part. So 2 parts is $40,000. Then if you talk about Ahmed, per part value is 20,000 and Ahmed is, sorry, Ammar. I've written mistakenly Ahmed. It's Ammar. So the Ammar has invested 5 parts. Per part value is 20,000. So 20,000 multiplied by 5 is $100,000. Once you have found the profits that Ali and Ammar received out of 140,000, Ali received $40,000, Ammar received $100,000. So what is the difference? So the difference is 100,000 minus 60,000. यही मैं कर देता हूँ. Difference would be 100,000 minus 40,000, which makes it $60,000. तो this is another approach. देखा जाए तो कुछ ज्यादा टाइम हमें मेथड 2 में भी नहीं लगा, बट स्मार्टेस्ट अप्रोच ये थी कि आपने डायरेक्ट पार्ट्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन टाइम तो लगा ना. 20,000 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला माइनस करके. इससे बेहतर क्या था कि डिफरेंस इन पार्ट्स मेंटली सोच लिया 3 और हर पार्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 60,000 डायरेक्ट आंसर आ गया. दिस इज द स्मार्ट अप्रोच. मेथड 1 बेहतर है और शॉर्टकट भी है. मेरे ख्याल से आपको ये बात समझा दी गई है कि रेशो के अंदर जो बेसिक बात है वो ये, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. इंडिविजुअल पार्ट्स गिवन होते हैं, टोटल पार्ट्स निकालने होते हैं. बाजों का डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस ऑफ द पार्ट्स भी निकालने पड़ते हैं. और असल बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू फाइंड द पर पार्ट वैल्यू, and then whatever we have to find, we can multiply the per part value by that number of parts. किसी एक बंदे की बात हो रही है तो उसके पार्ट्स, डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस के पार्ट्स, और अगर टोटलिटी मांगी गई है तो टोटल पार्ट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो हम दे देंगे. राइट. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and also give an acknowledgement as to whether everyone is clear with how to deal with ratios. एक्नॉलेजमेंट बेटा देने में कंजूसी ना किया करें, फौरन से मैसेज कर दिया करें. वो मैसेज सबका आना चाहिए. Nawar, I am waiting for your response. You have not yet acknowledged. Everyone else has. चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स. यूनिट 1B के पास्ट पेपर्स की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल हैं. और कुछ सवाल अगर हम विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा. सही है. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सवाल करने हैं इंशाल्लाह. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Okay, write down the remainder
when 365 is divided by 7. Now this is a very, very basic question. Write down the remainder when 365 is divided by 7. So let's do it. So inside we see 365. Outside we take 7. Then we know how to divide. So 7 5 times is 35. फिर हम माइनस करते हैं तो 36 minus 35 is 1 और 5 as it is carry forward हो जाता है. Then 7 2s are 14. 15 minus 14 is 1 and 1 because is the remainder. तो मुझे remainder पूछा था. The remainder is 1. So this is the remainder. तो मैं लिख रहा हूँ in part number A. This is part number A. So the remainder is, what is the remainder? The remainder is equal to 1. ये मेरे पार्ट ए का आंसर हो जाएगा. राइट डाउन द रिमाइंडर. अच्छा जी, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या करें? तो आगे पूछा जा रहा है, अच्छा ये नंबर क्वेश्चन कहलाता है टॉप वाला 52 वीक्स. बेसिकली 52 इज द क्वोशंट, 7 इज द डिवाइजर, 365 इज द डिविडेंड, 1 इज द रिमाइंडर. तो हमें कुछ ज्यादा सारी टर्मिनोलॉजीज की जरूरत नहीं थी, हमने खाली रिमाइंडर की बात करी. पार्ट बी इज सेइंग देयर वर 365 डेज इन द ईयर 1993. पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें जनरल नॉलेज का. साल में कितने दिन होते हैं? क्या हमेशा 365 होते हैं या कभी डिफरेंट फिगर भी होता है? Are there any years? Yes, not always 365. Then 365 नहीं होते साल में तो कितने दिन होते हैं? फिर जब 365 नहीं होते तो फिर कितने दिन होते हैं? Yes, please participate. Waiting for your participation. Okay, right. So then how many days would there be, Abdul Rahman? ऐसे केसेस में कितने दिन होते हैं? If they are not 365, माइक ऑन करके बता दें. अगर 365 नहीं है तो फिर कितने दिन है? और कब होता है ऐसा? हर साल? किस साल में ऐसा होता है कि चेंज होते हैं? यस, अबू बकर, वेयर आर यू? Yes, Samia. So you're talking about every 4 years you get an extra day in February. Wait, your voice is very low. Oh, sorry, I'll speak louder. I'm saying that, are you talking about a leap year every 4 years when you have an extra day? Yes, okay. So then in that case, how many days will there be in total? 366, right? 366. Yes, sir. Yes, perfect. So this is what I was expecting, that not every year has 365 days. There are few years in which there are 366 days as well. So that is why the examiner is specifying over here that there were 365 days in the year 1993. So after every 4 years, because हर 4 साल बाद Feb 29 आता है और फिर हर 4 साल बाद 366 डेज होते हैं, मतलब एक दिन ज्यादा होता है. बाकी 3 सालों में Feb 28 तक होती है और 4 साल में एक दफा ऐसा साल आता है कि उसमें 29 Feb भी होती है, जिसकी वजह से दिन 365 नहीं होते बल्कि 366 होते हैं. और उस सिलसिले को, उस ईयर को लीप ईयर कहा जाता है और उसमें मामला डिफरेंट होता है. तो यहाँ अच्छा, वैसे इसकी एक सीक्वेंस ऐसी चलती आ रही है कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट ईयर 2000, तो ईयर 2000 जो है वो लीप ईयर था. तो इससे पहले 4 साल का डिफरेंस निकालने तो 1996 वाज लीप ईयर, 1992 वाज लीप ईयर. इसी ने 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और अब 2024 लीप ईयर होगा. We are currently in 2023. 2024 will be the leap year इंशाल्लाह. तो बताने का मकसद ये है कि हर
साल बाद, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने क्या कहा, देयर वर 365 डेज इन द ईयर 1993, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वाज अ फ्राइडे, ऑन व्हाट 1993 में 365 डेज थे और उसका जो पहला दिन था वो फ्राइडे वाला दिन था। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक डिड 1994 बिगिन। अच्छा, अब एक एक मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली जब एक चीज बताऊंगा ना तो फिर आपके जहन में भी एक चीज बैठेगी। तो यहाँ पर उसने क्योंकि पार्ट नंबर बी हैज बीन गिवन आफ्टर पार्ट नंबर ए, सो इट इज लिंक्ड विद पार्ट नंबर ए, देयर इज समथिंग टू डू विद पार्ट नंबर ए ओवर हियर। तो पार्ट नंबर ए में जब हमने डिवाइड किया 365, तो आप देखें 365 तो दिन होते हैं साल में, और डिवाइड बाय 7 का मतलब होता है इन 1 वीक देयर आर 7 डेज। व्हेन आई हैव डिवाइडेड 365 बाय 7 तो मेरे पास 52 होल नंबर आया है। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो दिस इज 52 होल 1/7, which means that there are 52 whole weeks। साल में 365 दिन है, डिवाइड बाय 7 किया, हर हफ्ते 7 दिन होते हैं, तो 365 दिन कितने वीक्स हो गए, 52 वीक्स हो गए, और साथ एक दिन एक्स्ट्रा भी हुआ। तो अब जरा सोचिएगा, कोई भी एक हफ्ता अगर फ्राइडे को शुरू होता है, अगर एक वीक 1 की बात करते हैं, वीक 1 स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे एंड एंड कब होगा बताएं जरा। वीक 1 स्टार्ट जो है एंड स्टार्ट फ्राइडे से हो रहा है, सही है, साल का पहला दिन, और वीक साल का पहला, वीक का पहला दिन, साल का पहला दिन है मतलब पहला ही वीक है, और वीक का पहला दिन है तो वो फ्राइडे है। नाउ कैन समवन टेल मी कि उस वीक का आखिरी दिन क्या होगा। अच्छा, इसको अपने नॉर्मल रूटीन वाली वीक से स्टार्ट ना करें, जैसे कहीं वीक संडे से शुरू हो रहा है किसी मुल्क में, कहीं मंडे से शुरू हो रहा है वीकेंड के बाद, वो बात नहीं हो रही। यहाँ जो सवाल है उसके हिसाब से बताएं। अगर फ्राइडे खत्म, जैसे अगर एक वीक मंडे को शुरू हो रहा है तो एंड कब होता है, संडे होता है ना, तो यहाँ जब स्टार्टिंग फ्राइडे को हो रही है तो एंडिंग कब होगी, थर्सडे। थर्सडे। इतना सोचते हैं आप लोग तो पता नहीं, मुझे लगता है मैंने कोई पीएचडी लेवल का सवाल पूछ लिया आप लोगों से। वीक 1 स्टार्ट्स फ्रॉम फ्राइडे एंड एंड्स ऑन थर्सडे। तब मैं बोलूं भाई वीक 2 कब शुरू होगा, 7 दिन मुकम्मल हो गए फ्राइडे से थर्सडे में, वीक 2 कब शुरू होगा, तो आप बोलेंगे वीक 2 सर फिर फ्राइडे को शुरू होगा और फिर थर्सडे को खत्म हो जाएगा, यही सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तब सोचें, पहला वीक खत्म हुआ थर्सडे वाले दिन, दूसरा वीक खत्म हुआ थर्सडे वाले दिन, ऐसे 52 वीक्स कब खत्म होंगे, वीक 1 भी थर्सडे एंड हो रहा है, वीक 2 भी थर्सडे एंड हो रहा है, तो अगर 52 वीक्स पूरे मुकम्मल हो जाएंगे तो कब एंड होंगे, 52 वीक्स खत्म होने पे दिन क्या हो रहा होगा, थर्सडे। थर्सडे। तो फिर जब वीक 52 वीक्स खत्म हो गए, थर्सडे खत्म हो गया, अब 52 वीक्स के अलावा साल में 365 दिन थे, 365, 52 वीक्स मतलब 364 डेज हो गए, अब मजीद एक दिन और गुजरेगा, तो थर्सडे तक 52 वीक्स खत्म हो गए थे, एक दिन और गुजरा, वो एक दिन और जो है वो फ्राइडे का दिन होगा, तो फ्राइडे एक और दिन गुजरा जो 365th डे होगा, साल का 365वां दिन, 365th डे ऑफ द ईयर। फ्राइडे पूरा गुजरा, फ्राइडे की रात 12 बजे हफ्ता लग गया, नाउ इट्स सैटरडे, तो सैटरडे इज अ न्यू ईयर, सैटरडे विल बी अ न्यू ईयर। यही पूछा है, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक डिड 1994 बिगिन। 1993 जब फ्राइडे को शुरू हुआ तो 1994 कब खत्म होगा, तो मैंने फौरन लगाया कि 1993 में 365 दिन थे, 365, 364 डेज थर्सडे को खत्म हुए होंगे, 365 डेज फ्राइडे को ही खत्म हुए होंगे, और 365 डेज के बाद जो नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ होगा उस दिन सैटरडे हो रहा होगा। तो यहाँ इस सवाल का जो जवाब है दैट इज सैटरडे। वीक 1 हुआ, वीक 1 हुआ, वीक 2 हुआ, तो मैं यहाँ थोड़ा सा वजाहत लिख रहा हूँ।
एक मिनट, 50, इसको इसी को कर देता हूँ कि भाई वीक 52 भी जो आपका होगा वो भी आपका थर्सडे को ही खत्म हो रहा होगा, और फिर जो है जो, तो यहाँ तक आपके 52 वीक्स खत्म हो जाएंगे। फिर 365th डे जो आपका होगा दैट वुड अगेन बी अ फ्राइडे, and then on Saturday new year begins. New year begins on Saturday. This will be your answer. सही है कि नया साल आपका सैटरडे को शुरू होगा। तो पार्ट बी का यहाँ रिमाइंडर 1 था और यहाँ आपका आंसर है सैटरडे। तो इससे एक बिल्कुल जनरल फैक्ट भी पता चला, वो क्या कि अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर्स चल रहे हैं लीप ईयर को हटा के, तो अगर ईयर 1993 started on Friday, year 1994 will commence on Saturday, year 1995 will commence on Sunday। मतलब हर अगला साल जब आएगा तो एक दिन मामला आगे बढ़ेगा। एक साल अगर फ्राइडे शुरू हुआ था तो अगला साल सैटरडे को शुरू होगा। बट जिस दफा लीप ईयर होगा, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, 1996 अगर लीप ईयर है तो 1993 स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, 1993 जो है वो फ्राइडे को शुरू हुआ, 94 जो है वो सैटरडे को शुरू होगा, 1995 जो है वो संडे को शुरू होगा। तो 1996 है वो कब शुरू होगा? अभी एक एक आगे जा रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब बता 1996 जो होगा, नहीं 1996 लीप ईयर है, तो 1996 वैसे मंडे को ही शुरू होगा, लेकिन 1996 क्योंकि बड़ा साल है, तब जब 1997 की शुरुआत होगी ना, 1997 की शुरुआत वेडनेसडे से होगी, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो बीच में अगर लीप ईयर आ गया, जैसे अगर 1996 लीप ईयर है, लेट सपोज दिस इज द लीप ईयर, तो लीप ईयर गुजरने के बाद, क्योंकि लीप ईयर एक दिन ज्यादा बड़ा था, एक दिन एक्स्ट्रा था उसमें, तो लीप ईयर के बाद जो साल आएगा ना वो फिर एक दिन आगे नहीं बल्कि 2 दिन आगे चला जाएगा। तो स्टार्टिंग मंडे से नहीं होगी बल्कि वेडनेसडे से, और मंडे के बाद ट्यूसडे से नहीं होगा नया साल स्टार्ट, बल्कि वेडनेसडे से होगा। तो यूजुअली इन रूटीन एक दिन आगे जाता है, और फिर वैसे जो है 2 दिन आगे जाएगा जब लीप ईयर होगा। लीप ईयर के बाद वाला साल 2 दिन आगे हो जाएगा और 2 दिन आगे से स्टार्ट होगा। सही है, मेरे ख्याल से मैंने बात कम्युनिकेट कर दी है। ये बहुत जनरल सी बात भी थी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरे पास है ना, उसकी बेसिस पर मैं कुछ चीज़ों पे थोड़ा एम्फेसाइज ज़्यादा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मुझे एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, moving on towards question number 2. The price of a box of soap powder increased from $2.5 to $2.65. Calculate the percentage increase in the price. It's a very basic question, and I would expect you to participate on mic. Abdul Rahman, so this is your turn now. And मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पुरानी क्लास का रिवाइज करके आया करें, और बहुत बेसिक सा सवाल है। मुझे बताएं, परसेंटेज इंक्रीज मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं परसेंटेज इंक्रीज? क्या तरीका बताया परसेंटेज इंक्रीज लिखने का? नो चैट, आई वांट पार्टिसिपेशन ऑन माइक। जी बेटा। Wait, Abu Bakr, let Abdul Rahman answer first. Yes, Abdul Rahman, I want your participation. Be very active, very alert. Sir, 2.50 is the cost price of this, अच्छा, cost and price सही है, और what is 2.65? 2.65 is the new selling price. No, 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 no. सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला सिनेरियो ही नहीं है ये। देखो समझो, ये नहीं बोला कि सुपर मार्केट परचेजेस अ प्रोडक्ट एट दिस प्राइस एंड सेल्स इट एट दिस प्राइस, ऐसी कोई बात नहीं बोली। यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल बात हो रही है, एक बॉक्स ऑफ सोप पाउडर जिसकी कॉस्ट $2.5 थी, महंगाई होने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होके कितनी हो गई? 2.65।
2.65 minus 2.50 upon the original which is what? 2.50. वेरी गुड, बस आ जाएगी परसेंटेज, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज निकालनी है, इसके बाद आगे आगे कोई और स्टेप है या बस परसेंटेज आ जाएगी? टू 2.65 माइनस 2.50, इससे इंक्रीज अमाउंट आ गई। ओरिजिनल विच इज 2.50 डिवाइड कर दिया, बट वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज आ गई है या कुछ और करना पड़ेगा अब्दुल रहमान? Sir, multiply by 100. वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज निकालनी है आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, सही है। बस यही मुझे आपसे पूछना था। 2.65, अच्छा ये है भी कमाल की बात है, देखें ये रेफरेंस देख के किया गया। दिस वाज पेपर 1, दिस वाज पेपर 1, दिस मींस यू हैव टू डू विदाउट कैलकुलेटर। तो विदाउट कैलकुलेटर करें जरा, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे? 2.65 माइनस 2.5 इज 0.15, 0.15 डिवाइडेड बाय 2.5। अच्छा 2.50 लिखना जरूरी नहीं है, 2.5 भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि 2.50 या 2.5000 इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। हाँ, डेसिमल नहीं होता तो फिर 250, 2500, 25,000 फिर जीरो की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती डेसिमल के बाद अगर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर रहा हूँ लेट सपोज, तो अब आपको पता है 100 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ओनली 0.15। इफ यू आर डूइंग इट मैनुअली, तो how would you do, how will you do? So 0.15 into 100 is 15. This is 15 divided by 2.5. So अगर किसी की मेंटल मैथ्स अच्छी है तो वो सोच सकता है 2.5 1 times is 2.5, 2.5 2 times is 5, 2.5 3 times is 7.5, then it comes 10, then 12.5 and then 15. 6 times 2.5 6 times is 15। लेकिन अगर कोई घबरा रहा है, नहीं भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, डेसिमल हटाना चाहता है, इसका तरीका ये है कि डेसिमल हटाने के लिए एक डेसिमल हटाना है ना, 1 डेसिमल प्लेस में लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 10। तो इक्वालिटी होती है मैथ्स में, वॉट एवर वी नीड टू डू वी डू विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू 150 एंड 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू 25। अब ये डेसिमल हट गया, अब आप 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करें या 25 का टेबल कर लें, 25 50 75 100 125 and 150। 25 6 are 150, 25 6 times is 150। But if someone wants to simplify like 5 के टेबल से करना चाहता है तो 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 0, then 5 1s are 5, 5 6s are 30। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 6%। आंसर इज 6%। यहाँ से आपका 6% आंसर आ जाएगा, सही है। So this is going to be your final answer. Find out the percentage increase. So there is a 6% increase. आपका आंसर 6% आ जाएगा, सही है। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला सिखाया गया था, वही बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होना था, आपका आंसर आ जाता। जनाब एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 2 रजिस्टर्स थे आपको बताए थे, तो सवालात के रजिस्टर में सवालात की वर्किंग करते रहें और एक्नॉलेज करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेज करें। Yes, inshallah. These past papers will be uploaded on LMS. Don't worry. I will upload it. And then you people will attempt the past papers. And then inshallah, we'll bring your queries in the next class as well. अभी हम जितने कर सकते हैं थोड़े सवालात करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, right? So, Moving on towards, yes, Abu Bakr. how many questions do we have to do before the next class? I will assign inshallah. वैसे अभी इसके अंदर all together there are 112 questions as far as I remember. How many you think you can do? We have 1 week, so I think we could do all. You'll be targeting all? Yes, sir. Okay, great. That's great. But at least अगर मैं थर्सडे तक की बात करूं तो मतलब हर क्लास में आप एटलीस्ट
30-35 क्वेश्चंस तो मिनिमम आप करें ही करें, लेकिन टारगेट पूरे की करनी है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है क्यूरीज हम एक साथ नहीं कर सकेंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो टारगेट यही करें कि इफ यू आर स्मूथली डूइंग ऑल द थिंग्स, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट योर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए जो है वो आप टारगेट्स पूरा बनाएं, लेकिन एटलीस्ट अगर नेक्स्ट क्लास थर्सडे है एंड बहुत डिफरेंस है थर्सडे और आज की क्लास में, तो दिस मीन्स 5 डेज है, तो हर दिन अगर आप एटलीस्ट 10 सवाल टारगेट करते हैं तो यू कैन इजीली मैनेज 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस तक का टारगेट मैं आपको दूंगा कि थर्सडे तक आप 50 क्वेश्चंस करके लाएं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 3A, Kim pays a bill for $52.45 with a $100 note. How much change should she receive? तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, $100 में से 52.45 की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो याद रखें, अगर आप डेसिमल की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैसे तो मेंटली तो आप कर ही सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील, बट वैसे अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसूल ये होता है कि $100 इज अ होल नंबर, बट 52.45 is a decimal number. So if you write 52.45 and if you are writing 100 as well, then 100 के बाद 2 zeros लगाने पड़ेंगे, उसको 2 डेसिमल प्लेस बनाना पड़ेगा, तब जाके सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अच्छा, जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। बट देन यू चेकड आउट के यार ऊपर तो डबल जीरोज हैं और 45 है नीचे, तो माइनस कैसे करूंगा? तो कैरी का सिस्टम आएगा। तो नाउ आई विल टेक कैरी। तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो 100 को कैंसिल आउट किया, इस 100 को कैंसिल आउट करके 99 बना दिया, एक 1 मैंने ये भेज दिया, तो ऑल टुगेदर इट बिकेम 100। अब ये 100 बन चुका है। 100 में से 45 अगर आप माइनस करते हैं, अच्छा इसमें आप मजीद कर सकते हैं, ये 10 बन चुका है, उसको काटेंगे तो 9 बन जाए, अगला 10 बन जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे, उस तरह भी कर सकते हैं। मतलब अगर प्रॉपर कैरी सिस्टम करते हैं तो वो ज्यादा है। 100 माइनस 45 डायरेक्ट कर सकते हैं तो आंसर 55 आ जाएगा। बट अभी भी आपको लगता है कि 1 कैरी होने के बाद मजीद आपको कैरी लेने की जरूरत है, तो 10 को आपने 9 कर दिया और यहाँ इसको 10 कर दिया, तो 10 माइनस 5 विल गिव यू 5, 9 माइनस 4 विल अगेन गिव यू 5। तो देखिए 100 माइनस 45 डायरेक्ट ही कर लेते तो 55 आ जाता। जब 99 माइनस 52 है तो 9 माइनस 2 इज 7 and 9 minus 5 is 4. So the answer is $47.55. Without calculator अगर आपने वर्किंग करनी है तो this is the way. So how much change should she receive? So she receives $47.55. This is going to be your final answer. This will be the final answer of this question. $47.55. This is 3 part A. Then comes 3 part B. Ali invests $2,500 at an annual rate of 6% simple interest. Now over here it's specifically mentioned that the rate is the annual rate, per annum, per year, per annum, per year, or annual rate. After 8 months he withdraws all the money. How much does he receive? अब मुझे बताएं इसमें इसमें इसने हमसे क्या मांगा है फाइनल आंसर में? सिंपल इंटरेस्ट मांगा है इसने पार्ट बी में, या हमसे इसने अमाउंट मांगी है? ये बताएं। Ali invests $2,500 at an annual rate of 6% simple interest. After 8 months, he withdraws all the money. How much does he receive? क्या मांगा है आंसर में? इसने हमसे सिंपल इंटरेस्ट मांगा है या इसने अमाउंट मांगी है? What has been asked by the examiner in 3 part B? Yes. You can participate on mic. And how much does he receive from simple interest in 8 months? No, this is not asked. Ali invests $2,500 at an annual rate of 6% simple interest. After 8 months, he withdraws all the money. ये तो पढ़े, withdraws all the money लिखा हुआ है भाई, withdraws the interest थोड़ी लिखा हुआ है, withdraws all the money लिखा हुआ है।
ऑल द मनी का मतलब क्या होता है? ऑल द मनी का मतलब होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। एंड अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ता है। पहले समझे ना कि क्या मांगा जा रहा है। बहुत गफलत है आप लोगों इसको पढ़ने में, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीकनेसेस है, इसको सही से समझें। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ विदड्रॉज ऑल द मनी का मतलब है टोटल अमाउंट निकालनी। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर जो अमाउंट, अच्छा जो अमाउंट अली ने इन्वेस्ट किए $2500, व्हाट इज दिस $2500? मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में ये $2500 क्या कहलाता है? माइक पे पार्टिसिपेशन करें, थोड़ा मुझे लाइवली फील होगा यार। यस, व्हाट इज दिस $2500? जल्दी से बताएं। अली इन्वेस्ट $2500, जो अमाउंट बोरो या इन्वेस्ट की जाती है उसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं? डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद इतना मुझे इंतजार करना पड़ता है आप लोग के आंसर का, वाकई। क्या कर रहे हैं बताएं ना। ये सब अबू बकर, व्हाट हैपेंड? सुन क्यों गए हो? नहीं रिवाइज करते ना आप लोग? आप लोग कहता हूँ हर क्लास, हर पिछली क्लास का काम रिवाइज करके आया करें, आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हो जी। इट्स नोन एज प्रिंसिपल। जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। वेरी गुड नवाज। तो प्रिंसिपल है ये। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 कर लें, या रेट अलग ले लें, टाइम अलग ले लें, ये भी कर सकते हैं। फॉर्मूला वैसे यही है, PRT अपॉन 100। लेकिन मैंने कहा था कि 100 जो है वो रेट का 100, रेट की वजह से होता है। यहाँ करने की क्या जरूरत है जब अमाउंट वैसी जगह लिमिटेड है। अच्छा अब देखें, अब मैं इसको करता हूँ। प्रिंसिपल कितना है भाई? 2500। रेट इज पर एनम, राइट? एनुअल रेट दिया हुआ है। एनुअल रेट कितना दिया हुआ है? 6%। 6/100 कर दिया। अच्छा आगे आता है टाइम। तो मैंने कहा था रेट एनुअल रेट है, तो टाइम भी किस में होना चाहिए? यस। अगर रेट पर एनम है तो टाइम किस में होना चाहिए? मंथ्स में होना चाहिए, डेज में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए? हाँ, बेटा पार्टिसिपेट करें, मुझे ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं फिर नाम ले लेके बोलूंगा ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब्दुल रहमान, आप लोग कहाँ सो गए हैं? क्या कर रहे हैं? जवाब तो दें कुछ, हाँ या ना, कुछ भी जवाब तो आएगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता बगैर जवाब के आप लोग बैठे रहें। मैं कोई ऐसी चीज तो नहीं पूछ रहा जो मैंने पढ़ाई नहीं है। अगर रेट 6% पर एनम है तो टाइम किस में होगा? years. ईयर्स में होगा। इतना सिंपल सा जवाब सवाल है, इतना क्यों सोचते हैं? ईयर्स में होगा, तो अभी टाइम ईयर्स में दिया हुआ है सवाल में। ये किस में दिया हुआ है टाइम? मंथ्स में दिया हुआ है। अच्छा सही है अब्दुल रहमान। अब मंथ से ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करें, माइक पे बताओ। क्योंकि मैं, मुझे तो ईयर्स में लेना चाहिए था, क्योंकि रेट मेरा पर ईयर है, तो मेरा टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए, बट मुझे तो मंथ्स में टाइम दिया हुआ है। अब मैं उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करूं? जी अबू बकर। Sir, the amount of months divide by 12. जी बिल्कुल सही है। 8/12। 8 मंथ्स थे, ईयर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 12। क्यों भाई? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने मुकम्मल होंगे तो एक साल होगा। तो इसका मतलब अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ। तो 8/12, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर्स में आ जाएगा। तो रेट पर एनम, टाइम इन ईयर्स, तब जाके सीक्वेंस सही बैठेगी। अब आप देखें, दिस इज टू बी डन विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर करने वाली चीज है, राइट?
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, ये जीरो, 2 जीरोस और 2 जीरोस नीचे कट जाएंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 खत्म हो गया, नीचे 100 खत्म हो गया, 2 1 2, 2 4 8, नीचे के तमाम नंबर्स खत्म हो गए, ऊपर भी, ऊपर सिर्फ 25 बचा है और 4 बचा है। 25 4 टाइम्स इज हाउ मच? यस, 100. 100. This is to be done without calculator. Simple interest is $100. Now the examiner is saying how much does he receive? So what is going to be the amount? Amount क्या होगी ये बताएं। Amount is principal plus simple interest. Principal कितना था? 2500. Simple interest कितना है? $100. अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? $2600. $2600. So this is how we have got the amount, which is $2600. How much does he withdraw? After 8 months, he withdraws all the money. How much does he receive? So he will get back his principal amount that he has invested, and plus he will get the interest that he has earned. So 2500 plus 100 will give $2600. Is it clear? बताएं, acknowledge करें। Nawar, I want your participation as well on mic. नवार कहाँ गायब हो गई थी कब से? इतनी दफा मैंने एक्नॉलेजमेंट मांगी, तुम एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी। Where were you? जी माइक पे जवाब दे दें, बता दें कहाँ थी। जी लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी। अच्छा, मैंने कितनी दफा एक्नॉलेजमेंट मांगी, पता नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रही थी। हालांकि आप कनेक्टेड तो थी लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। जी तो क्या लैपटॉप बंद हो गया था? जी अच्छा, सही है, तो ध्यान रखा करो, सही है, चार्जिंग पे लगा के रखा करो ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। कुछ समझ आ रहा है ये बताओ? जी समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में। तो फिर पार्टिसिपेशन करोगे ना जब मैं सवाल पूछूंगा तो? जी माइक पे पार्टिसिपेशन चाहिए, सही है, कोशिश करें पार्टिसिपेशन करने की ताकि कॉन्फिडेंस तो एनहांस हो। कैसे कॉन्फिडेंस खुलेगा आप लोगों का? जी सही है, ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। A vertical post of height 1.5 meters and a vertical flagpole of height 7.5 meters stand on horizontal ground. A vertical post of height 1.5 meter and a vertical flagpole of height 7.5 meters stand on horizontal ground. Part number A, express the height of the post as a percentage of the height of the flagpole. Yes, Abu Bakr. So for the give me a Your, sec, sir. your voice is very low. कभी कभार सही आती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है, क्यों ऐसा? यस अबू बकर। मेरी तो आवाज अच्छी खासी हाई है। हेलो, यू आर पार्टिसिपेटिंग, वेयर यू गॉन मैन, वेटिंग। Okay, Abdul Rahman, what about you? If you can participate, he is saying I am coming in a second. He has some headphone issues, I guess. Yes, Abdul Rahman, can you tell me the answer of part A? Express the height of the post as a percentage of the height of the flagpole. सिखाया ना ये, कैसे करेंगे? Height of the 7.5 minus 1.5. okay, no, increase थोड़ी पता है, increase की परसेंटेज थोड़ी मांगी है। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। Express the height of the post as a percentage of the height of the flagpole. हाइट ऑफ द पोस्ट को एज अ परसेंटेज करना है, तो जिसको एज अ परसेंटेज करना होता है उसको न्यूमरेटर में लेते हैं।
एज अ परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ द 1.5 upon 7.5 multiplied by 100. जी, ये करना है बिल्कुल। जिस चीज को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है वो न्यूमरेटर में, और बाद में जिसका जिक्र है वो डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। 1.5 डिवाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100। पेपर 1 का सवाल है। अगेन आपने यहाँ वही लॉजिक लगानी है कि आप जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा, तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट होगा तो 15 हो जाएगा, मजीद आगे शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम 150। तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 7.5। 150 अपॉन 7.5 है। अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करें, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। दिस विल बिकम 1500 इन द न्यूमरेटर, and the denominator it will become 75। 1500 अपॉन 75 है। अब आप इसको मैनुअली कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं। 75 1 जा 75 20. 75 yes 75 2 times is 150 and 0 as it is आ जाएगा। 75 20 times तो आंसर 20 आ जाएगा। तो इट्स 20%। विदाउट कैलकुलेटर करना है तो विदाउट कैलकुलेटर ही करेंगे, याद रखें ये बात। आंसर इज 20%। So is it fine if we use a different method? yes Abu Bakar, Is it fine if we use a different method? which method do you want to use? So like basically you do like 7.5 divided by 1.5. So that would be like 5, right? And then you'd say 100 divided by 5 and gives you 20%. Okay, so you are saying 1.5 upon 7.5 is 5. So then 100 upon 5 is 20. This is what you are saying, right? Yes, sir. This is a very long method I am following. अगर किसी को डायरेक्ट पिक हो रहा है ना अबू बकर, तो वो डायरेक्ट ही करेगा, उसको इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट कर सकता था लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता, कुछ बच्चों की मेंटल मैथ्स इतनी क्विक नहीं होती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम टेलिंग मोर एंड मोर स्टेप्स। इफ यू आर दैट क्विक कि आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 1.5 5 टाइम्स 7.5 आपने कैंसिल किया सीधा सीधा, और 5 1 5 20 100 एंड यू विल गिव द 20 एज आंसर। इट्स परफेक्टली फाइन। सही है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विक यू आर। अगर आप आपकी मेंटल मैथ्स अच्छी है आप उसको उतने ही क्विक करेंगे, आपको इतने स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी भी आवाज थोड़ी स्लो है, थोड़ी सी तेज होती है फिर स्लो हो जाती है, पता नहीं क्या मसला है, कोई मसला जरूर है भारत। Oh no, sir, it's just me speaking softly. I'll speak louder now. यस ओके नाउ इट्स फाइन। ओके पार्ट बी कर लेते हैं लास्ट, फिर इंशाल्लाह खत्म करते हैं ताकि नमाज वगैरह पढ़ने चले जाएं। पार्ट बी, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ डे द flagpole casts a shadow of length 6 meters. At a certain time of day the flagpole casts a shadow of length 6 meters. Calculate the length of the shadow cast by the post. अब देखें ये समझें, ये पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 1.5 मीटर एंड वर्टिकल flagpole. Now this is the post, ये पोस्ट है आपकी और ये flagpole है। यस अबू बकर। So to work this out, can we use ratio? Okay, how to use ratio, tell me. So we know that 1.5 to 7.5. A bit louder. 1.5 to 7.5 is 1 to 5, right? Okay, So then if we know that like one side it's 6, then we could divide it by 5 and then get the answer for 1. okay, great. This is the right approach. but ये जो आपको पार्ट ए में परसेंटेज निकलवाई हुई है वो इसीलिए निकलवाई हुई है। एक्सप्रेस द हाइट ऑफ द पोस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लैगपोल। आपको पता चल गया कि इसकी जो हाइट है, पोस्ट की हाइट है, वो फ्लैगपोल का कितना परसेंट है। अब पता चल गया कि ये जो पोस्ट की हाइट है ये फ्लैगपोल की हाइट का कितना परसेंट है, 20% है। तो फिर पोस्ट का जो शेडो होगा वो भी फ्लैगपोल के शेडो का कितना परसेंट होगा, 20% होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप 20% ऑफ 6 निकाल लें। अगर आप पार्ट नंबर ए का आंसर इस्तेमाल करते हैं तो फिर 20% ऑफ 6 करते हैं, और भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसका तरीका ये होता है कि 6 का 10% निकालें। 6 का 10% का मतलब हो जाएगा 0.6।
to 1.2. 20% के लिए डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर्स। वेरी गुड, ये शॉर्टकट हो जाएगा, ये मेथड नंबर 1 कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर अबू बकर कहता है भाई दूसरा मेथड रेशो वाला, तो वो ये हो सकता था कि आपने रेशो निकाल लिया, आपने कहा 1.5 और 7.5 का जो रेशो होगा, और जो बेस पोस्ट की जो बेस है उसको अगर मैं x कह देता हूँ, तो द रेशो विल बी सेम एज x अपॉन 6। 1.5 अपॉन 7.5 का रेशो और x और 6 का रेशो बराबर होगा। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगेन द थिंग विल बी सेम। 1.5 1 जा 1.5, 5 टाइम्स इज 7.5 एंड 6 अपॉन 5, द आंसर वुड बी 1.2। अब यहाँ मैनुअल वर्किंग है, डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं या जो भी करते हैं, यू कैन डू दैट, बट ये रेशो वाला मेथड हो सकता था, तो रेशो सेम होंगे। लेकिन मेथड 1 क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ पार्ट नंबर 1, कि जब हाइट हमारी 20% है तो हमारे फ्लैग पोल की जब पोस्ट की हाइट फ्लैग पोल की हाइट का 20% है, तो फ्लैग पोल पोस्ट की जो बेस है, जो इसका शेडो है, सॉरी, तो पोस्ट का जो शेडो है वो भी फ्लैग पोल के शेडो का 20% होगा। तो विद दैट द आंसर वुड बी 1.2। ये मैंने 4 सवाल करवा दिए पहले, आगे जो है रेशो वाले सवाल हैं, कुछ छोटे सवाल भी हैं, कुछ बड़े सवाल भी हैं। ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह और मुझसे फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उसको मार्क कर लें, हो सकता है वो पार्शियली कर पाए, कुछ पार्ट्स ना हो पाए। जस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस बाय नेक्स्ट क्लास। 50 क्वेश्चन तक आप मुझे रिपोर्ट देंगे कि मैंने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसमें से 25 हो गए हैं या 30 हो गए हैं, 15 नहीं हुए, 10 नहीं हुए, जो व्हाटसोएवर द थिंग इज, तो जो भी मसले उन 50 क्वेश्चंस में होंगे उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर है भाई? एक्नॉलेजमेंट चैट पे दे दें so that we can formally end the class. I upload this lecture will also be uploaded along with the past papers inshallah. तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा एंड फिर फीडबैक थर्सडे को क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो विद दिस इंशाल्लाह वी आर एंडिंग द क्लास ओवर हियर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।